हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ पुनाहुर में। आज दोस्तों हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। कई बच्चों ने कमेंट करके बताया कि सर हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए, हिंदी का पेपर कैसे आता है। तो मैं आज आपको हिंदी के विषय में बताऊँगा, हिंदी में कैसा पेपर आएगा, मॉडल पेपर बताऊँगा आपको दोस्तों कि कैसा पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चन भी बताऊँगा जो पेपर की दृष्टि से हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा दोस्तों कि पेपर आएगा कैसे। पेपर दोस्तों 30 नंबर का तो आपको पता ही है, प्रोजेक्ट यहाँ से मिलेंगे 30 नंबर, कॉलेज से प्रयोगात्मक से प्रोजेक्ट होगा 30 नंबर का। 70 नंबर का जो पेपर होगा दोस्तों वह 70 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 20 नंबर के जो पेपर होंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। OMR सीट में 20 नंबर का 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 20 नंबर का OMR ऐसी कॉपी आएगी OMR, इसमें से ये OMR को इनमें से कोई एक सही होगा। जैसे 20 क्वेश्चन है, ऐसे एक कॉपी मिलेगी अलग से लिखने की, वो अलग मिलेगी, ये OMR सीट अलग मिलेगी। ये कंप्यूटर में चेक होती है दोस्तों। इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी त्रुटि नहीं करना। इनमें से जो सही हो, जैसे पहले का कौन सा सही है, दूसरे का कौन सा सही है, उसी में आपको कुछ नहीं करना, काले पेन से गोला कर देना है। जैसे ऑप्शन लिखे होंगे A B C D, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो यदि हमें पता है क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 लिखा होगा, 5 का कौन सा सही है, जैसे C नंबर सही है तो आपको C नंबर में ऐसे गोला कर देना। ये नहीं करना फिर इसको रेज करके इसमें गोला लगाओ, वो गलत हो जाएगा। कंप्यूटर से चेक होनी है, करेक्ट आंसर एक बार में ही करेक्ट लगाना, जो सही हो उसी में लगाना, ना मालूम हो ना लगाना, बाद में अपना लगाना। तो सबसे पहले जो आते हो ऑब्जेक्टिव में कन्फर्म हो उनमें गोला कर लेना, जो नहीं आते हो बाद में अपना सोच विचार के हल करते रहना। तो 20 नंबर के दोस्तों ये आएंगे। 20 नंबर के कैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूं जो आते हैं अक्सर। जैसे ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं। ऑप्शन में आ जाएगा का नंबर में या A नंबर में बाबू गुलाब राय, B नंबर में ये बा नंबर में दूसरा कोई ले लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। अब सा नंबर में दा नंबर सरदार पूर्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से कोई एक सही है तो आपको OMR सीट जो मिलेगी उसमें एक नंबर में ऐसे ही 4 ऑप्शन लगे होंगे A B C D, या इसमें का बा सा दा, ये ऐसे लिख दिया। तो इसमें जैसे कौन सा सही है तो इसका ठलुआ क्लब के जो रचनाकार हैं दोस्तों कौन है, बाबू गुलाब राय, ये सही है। तो टिक नहीं करना, आपको पहले का नंबर सही है तो का नंबर में आपको गोला कर देना है। जो OMR सीट मिलेगी दोस्तों उसमें आपको काले पेन से या डार्क नीले पेन से आपको क्या करना है, गोला बस कर देना है और कुछ नहीं करना, जो सही हो। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे दोस्तों। जैसे दूसरा है, एक एग्जाम्पल है, प्रति सुमी उकुसाही अकुसाही देख दशा हरिगन मुस्काही में कौन सा रस है, कौन सा रस है। जैसे रस आ जाएगा कि कौन सा रस है तो इसी तरह ऑप्शन दे देगा A B C D। ऑप्शन में वहां भी लिखा रहेगा प्रश्न में, एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, उसमें नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे ऐसे ABC, जो सही हो उसमें से गोला कर देना है। जैसे इसमें कौन सा अलंकार होगा, एक बार मैं लिखे दे रहा हूं, सॉरी रस, कौन सा रस होगा
चलो दोस्तों कुछ और प्रश्न देखते हैं हिंदी के। जैसे आ जाएगा आ जाएगा क्या, जैसे ये प्रश्न आया है, प्रति प्रति सुमी उखसही अकुसाही देखी दशा हरिगन मुस्काही में कौन सा रस है। पूछ रहा है कि कौन सा रस है। तो हमें हाई स्कूल में कक्षा 10 में केवल 2 रस पढ़ने हैं दोस्तों। कौन सा रस, एक हास रस और करुण रस। तो रस का मेन स्थायी भाव है, हास रस का स्थायी भाव है दोस्तों हास, करुण रस का है शोक। तो यदि उदाहरण लिखे हैं, उदाहरण में कोई हंसी की बात आ जाए तो समझ जाओ दोस्तों उसमें हास रस है। कौन सा रस है, हास रस। अब शोक मतलब दूसरा क्या है, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। 2 रस हैं, हास रस और करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों, शोक। तो उसमें यदि कोई शोक आ जाए तो समझ जाओ करुण रस है। तो इसमें क्या है, प्रति प्रति सुमी उकसाही अकुसाही देख दशा हरिगन मुस्काही। मुस्काही मतलब मुस्काना, मुस्काना मतलब हंसना, हंसना मतलब हास रस। तो कौन सा रस है, हास रस। स्थायी भाव क्या है इसका, हास। हास रस का स्थायी भाव है दोस्तों हास। तो कौन सा रस होगा, हास रस। 2 ही रस हैं, हास और करुण। हाई स्कूल में कक्षा 10 में केवल हमें 2 रस पढ़ने हैं, बाकी ये नहीं पढ़ना। तो यदि एग्जाम्पल आ जाएगा, पूछ ले कौन सा रस है, तो आपको बताना है इनमें कौन सा रस है। या फिर हास रस आ जाए, कोई 4 एग्जाम्पल लिख दे, इनमें से हास रस का उदाहरण कौन सा है, तो वो आपको बताना है। इस तरह क्वेश्चन आएंगे। 20 नंबर के आना है ऑब्जेक्टिव। तो जैसे इसका कौन सा सही है, ए नंबर। इसके पहले वाले मैंने आबासा डाल दिया था, OMR में ABC ही पड़ा रहेगा, आबासा नहीं पड़ा होगा दोस्तों। जैसे ए नंबर सही है तो हमें कुछ नहीं करना, ए नंबर को काला कर देना है बस। ये अच्छे से काला करना दोस्तों बस, क्योंकि ये कंप्यूटर से चेक होगी OMR सीट। तो इसका पहला नंबर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची है, कमल के कई सारे पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची का मतलब समान अर्थ वाले शब्द। जैसे किसी के 2 नाम हो गए तो एक नाम का दूसरा उसका पर्यायवाची। तो वैसे कमल के कई नाम है, पंकज, जल्द, अम्बुद, नीरज। नीरज नहीं है दोस्तों, नीरद दा है। इनमें से कोई एक सही है। अब कौन सा सही है, कमल का दूसरा नाम, कमल को हम क्या कहते हैं, जैसे आंख के पर्यायवाची क्या है, आंख को हम नयन भी बोलते हैं, नेत्र भी बोलते हैं। आंख की पर्यायवाची नेत्र भी होगी, नयन भी होगी। नयन की पर्यायवाची क्या होगी, नेत्र होगी, आंख होगी। मतलब जो हम बोलते हैं, कमल का दूसरा नाम क्या है, पंकज। कमल को हम पंकज भी बोलते हैं। तो कमल की पर्यायवाची क्या होगी दोस्तों, पंकज। तो इसका भी ए नंबर सही है। तो तीसरे का ए नंबर, तो तीसरा ये है। OMR सीट ऐसे लिखी होगी, OMR सीट में ऐसे क्वेश्चन लिखे होंगे ऑब्जेक्टिव। तो इनमें से कोई एक सही है। तो दूसरे का कौन सा सही है, यहां से देख लो। दूसरे का ए नंबर सही है, तो ए नंबर पे आपको काला कर देना है ऐसे। अगला समास। समास हमें दोस्तों हाई स्कूल में केवल 2 समास पढ़ना, द्विगु समास और द्वंद्व समास। द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो यहाँ क्या लिखा है, चारों राहों का समूह का समास बनेगा। चारों राहों का समूह का समास बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, चारों राहों का समूह मतलब 4 मार्ग, चौराहा, 4 राह, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, 4 राहों का समूह मतलब चौराहा। 4 राहों का समूह है यदि, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चौराहा बोलते हैं। यदि चारों दिशाओं में जाने का मार्ग है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो इसको क्या बोलेंगे, चौराहा बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे, चौथे का बी नंबर सही है। तो बी नंबर में दोस्तों क्या करना, हमें गोला कर देना है। 4 राहों का समूह मतलब चौराहा। या फिर यह आ जाता चौराहा, इसका समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह है तो इसमें लिखे होते 4 राहों का समूह, 3 राहों का समूह, 2 राहों का समूह। तो चौराहा का विग्रह होगा 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह कौन सा समास यदि पूछ लेता, 4 राहों के समूह में कौन सा समास है, तो कौन सा समास था दोस्तों, द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास। 4 राहों का समूह, 3 रत्नों का समूह, इस तरह आ जाए तो कौन सा समास होगा दोस्तों, द्विगु समास हो। 9 रत्नों का समूह, नवरत्न, कौन सा समास है, द्विगु समास है। द्वंद्व समास क्या होगा, जैसे पाप और पुण्य, पाप
पुण्य। माता पिता ये जैसे ऐसे लिखे होंगे, डैश लगा होगा, पाप पुण्य। माता पिता कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास दोस्तों। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। इसका समास विग्रह क्या कैसे करेंगे? तो पाप पुण्य लिखा तो लिख देंगे विग्रह में, समास विग्रह में पाप और पुण्य। माता पिता लिखा तो माता और पिता, समास विग्रह करेंगे माता पिता का, तो समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता। दोस्तों पेपर नजदीक आ चुके हैं। आज 26 जनवरी है, तो 27, आज 26 को वीडियो बनेगा, कल 27 को ही अपलोड होगा। आज 26 जनवरी है, तो आज से 16 तारीख से पेपर हैं दोस्तों। 20 दिन बचे हैं, राइट, आज से 20 दिन बचे हैं। तो आप लोग तैयारियां चालू कर दो। जो समझ में ना आए आप हमें कमेंट करके बताएं। हम दोस्तों आपको सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे कि आपके समझ में आए। रटो मत, जहां समझ में ना आए हमसे पूछो। ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि रटना ना पड़े। रटोगे तो पेपर टाइम बहुत सारा कोर्स हो जाता है। पढ़ोगे कुछ भूल जाएगा, कुछ याद रहेगा। पेपर में बैठोगे लिखने, कुछ याद आएगा, कुछ भूल जाएगा। यदि ट्रिक आपके दिमाग में रहेगी तो आपको भूलने वाला नहीं है। तो ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जो समझ में ना आया करे एक बार कमेंट करके बता जरूर दिया करिए, मैं दोबारा उसको बताऊंगा। इसके तो कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं कुछ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर जैसे 5वां लिखा है दोस्तों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? इसमें पूछ रहा है दोस्तों कौन सा रस है। मैंने आपको बताया हमें हाई स्कूल में केवल 2 रस पढ़ने हैं। कक्षा 10 में हमें 2 रस पढ़ने हैं। तो कौन सा रस, कौन से 2 रस है? हास रस और करुण रस। हास रस का स्थायी भाव है हास, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और ये प्रश्न लगभग 100 में से 90% हर वर्ष पूछे जाते हैं दोस्तों। हर वर्ष मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इनमें से हल्का अंतर रहेगा 19-20, नहीं ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हल्का घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं यही पूरा आ जाए, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें कौन सा रस है? तो मैंने आपको बताया था यदि हंसी की बात आ जाए तो हास रस, और उसमें दुख व्यक्त हो तो करुण रस, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव क्या? शोक। शोक मतलब दुख। तो इसमें कौन सा क्या व्यक्त हो रहा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये कहाँ का वाक्य? ये जब सीता जी वन में रावण चुरा के ले जाता है, हरण करके ले जाता है, जब श्री राम प्रभु सीता माता को ढूंढते हुए जंगल में घूम रहे होते हैं, तो पूछते हैं कि हे खग मृग है, तो हे खग मतलब हे पक्षियों से, खग मतलब पक्षी, मृग तो हिरणों से, कि तुमने कहीं मृग के समान नयन वाली सीता जी को देखा है? तो अब उनकी सीता जी, उनकी पत्नी वाइफ खो गई हैं, तो हंस के पूछेंगे कि दुख होगा ना उन्हें। तो दुख हो रहा था, तो कौन सा इसमें अलंकार है दोस्त? रस है। तो इसमें कौन सा रस है? करुण रस है, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वहां दुख व्यक्त हो रहा है। अब उनकी वाइफ पत्नी खो गई हैं, ढूंढ रहे थे, तो आंखों में आंसू तो रहे ही होंगे। तो कौन सा रस है दोस्तों? करुण रस। तो कौन सा नंबर सही है? 5वें का बी नंबर। तो 5वें का बी नंबर सही है। इसको काला कर देना। अब इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों? जैसे आ जाए हास रस की परिभाषा। हास रस की परिभाषा क्या है? जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग कर हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो दोस्तों। कौन सा स्थायी भाव? हास। जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग कर हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहां हास रस होता है, वहां हास रस की उत्पत्ति होती है। और जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग कर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, कौन सा दोस्तों? शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहां करुण रस होता है। जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहां श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के 2 भाग हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। तो वो हमें नहीं पढ़ना भी हाई स्कूल में, केवल 2 रस पढ़ना है। तो इनकी परिभाषा, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग कर हास नामक स्थायी भाव, मेन स्थायी भाव है दोस्तों, हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहां हास रस होता है। जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग कर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहां करुण रस होता है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया हो दोस्तों। ये एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है, ऐसे ही पूछे जाएंगे। OMR सीट में 20 नंबर के पूछे जाना है, डिफिनीशन ना देकर इस वर्ष शायद ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे विकल्पी में, कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, या
फिर रस है या फिर रस दे दे, उसका नीचे 4 ऑप्शन दे दे कि इसमें से इस रस का कौन सा उदाहरण है, सही होगा 4 उदाहरण दे दे, ऊपर रस दे दे, इस रस का कौन सा उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है हास रस में कौन सा अलंकार है। अभी मैंने आपको बताया है हास रस में कौन सा अलंकार है, तो इसका उत्तर आपको हमें बताना है, कमेंट करके बताना है कि हास रस में कौन सा, सॉरी अलंकार नहीं है, हास रस में कौन सा स्थायी भाव है, स्थायी भाव है। इनमें से कोई एक सही है, वो दोस्तों आपको आपको बताना है, कमेंट करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अभी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों, समझ में आता हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों। हम आपके लिए डेली इतना कुछ करते हैं, आप हमारे लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। अगला देखो प्रश्न नंबर 7वां, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है। हमें 3 अलंकार पढ़ना है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। हाई स्कूल में 3 उपमा रूपक उत्प्रेक्षा पढ़ना है। तो इनमें से पूछ रहा कौन सा अलंकार है, तो इनमें से कोई एक सही है। हरिपद कोमल कमल से इसमें उपमा अलंकार है, तो इसका 7वें का ए नंबर, 7वें का ए नंबर। उपमा अलंकार क्या होता है, जहां किसी एक प्रसिद्ध वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, जहां किसी एक प्रसिद्ध वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। यहाँ किसकी तुलना क्या कर रहे हैं, हरिपद, हरि के पद से, मतलब चरणों की तुलना किससे कर रहे हैं, कमल से। हरिपद कोमल कमल से एक प्रसिद्ध वस्तु की तुलना जब किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है दोस्तों, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा, इसमें कुछ नहीं याद करना। जहां एक प्रसिद्ध वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण यहाँ लिखा है, उत्प्रेक्षा, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, इसके वाचक शब्द हैं। ये 6 शब्द हैं, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु। ये 6 शब्द जरूर, कोई भी उदाहरण लिखा होगा, ये 6 शब्द जरूर आ जाएंगे। ये 6 शब्द यदि आ जाए उदाहरण में, तो तुम्हें तुरंत समझ जाना है कि वहां कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। एग्जाम्पल जैसे धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु आ गया ना दोस्तों, तो समझ जाओ कौन सा अलंकार है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके काफी पसंद आया होगा। चलो अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ऐसे ही विकल्पी क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, हम कुछ दूसरे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि 20 नंबर के क्या आते हैं, OMR ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, OMR सीट में भरना है आपको। अब हम पढ़ेंगे जो 50 नंबर का आएगा पेपर। मैंने आपको बताया था पहले ही 20 नंबर का पहले OMR सीट में मिलेगा आपको, OMR सीट में भरना 20 नंबर के क्वेश्चन। सेक्शन ए में मतलब खंड आ में और खंड बा में का या खा, ऐसे भी हो सकता है, खंड का खंड खा, खंड खा में 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। उसमें क्या क्या रहेगा दोस्तों, एक पहले गद्यांश दे देगा, ऐसे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसके नीचे 3 प्रश्न दिए होगा, ये गद्यांश दिए हैं, नीचे 3 प्रश्न है। प्रश्न में क्या रहेगा, संदर्भ है पहले प्रश्न में रहेगा, दूसरे में व्याख्या करने के लिए रहेगी, और तीसरे में कोई क्वेश्चन लिखा हो या प्रसंग लिखा हो। तो इसमें लिखा मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन लिखा है एक, तो इसका उत्तर इसी से देखना, इसे गद्यांश को पढ़ के हमें देना है। अथवा में भी एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी नीचे 3 प्रश्न दिए हैं, तो इनमें से कोई एक करना। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 3 प्रश्न है 2-2 नंबर के। मेन संदर्भ है, संदर्भ गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, संदर्भ गलत हो गया तो नंबर कट जाएंगे। ये व्याख्या है, बना चढ़ा के अपने से कुछ बना के लिख सकते हो। जैसे लिखा है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की समर्थ से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। ये आगे पूरा पढ़ना इसको। इसमें नीचे क्वेश्चन लिखे हैं, पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका हमें दोस्तों संदर्भ कैसे लिखते हैं दोस्तों, संदर्भ ऐसे लिखेंगे, जैसे गद्य से आया तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, पहले हेडिंग डाल देना, उत्तर नंबर जैसे कौन सा है, पहले का
खंड खा, उत्तर नंबर पहले का पहला नंबर है, हेडिंग डाल देना संदर्भ, आगे लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो जो मित्रता ऐसे लिखोगे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, मित्रता, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना, काले पेन से लिखना इसको, और इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे लिख देना। तो दिखेगा दोस्तों, जो काफी एग्जामिनर होगा चेक करेगा तो सीधे देख लेगा कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, लिखने का तरीका सही है बच्चे का, नंबर पूरे नंबर देगा। इसके बाद दूसरा होगा व्याख्या कीजिए, रेखांक, क्या लिखा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जिसमें रेखा खींचिए, यहाँ से रेखा खींचिए, दिख रहा होगा दोस्तों आपको, इसकी बस व्याख्या करना है, पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करना, जिसमें रेखा है उसकी बस व्याख्या करना है। अगला तीसरा क्वेश्चन लिखा है, इसका उत्तर तुम्हें आपको देना है। इस तरह अथवा में, ये यदि इसका नहीं पता है तो अथवा में एक क्वेश्चन रहेगा, उसको कर सकते हैं, 6 नंबर का रहेगा, 2 में से एक ही करना है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला एक पद्य से आएगा, एक गद्य से था, अब पद्य में भी ऐसे ही आएगा, 2 आएंगे, 2 में से एक ही करना, 6 नंबर का है, यहाँ से भी आएगा 6 नंबर का गद्य से, 6 नंबर का पद्य से, 12 नंबर के आएंगे। कुछ नहीं करना, संदर्भ प्रसंग व्याख्या ही लिखना है, इसमें एक क्वेश्चन आ जाए व्याख्या। इसमें लिखा है जैसे निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाई साहु दो बूझत साँच न हासी। इसमें इसके भी क्वेश्चन लिखे हैं, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, ये पद्य है तो पद्यांश, तो इसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के काव्य खंड के जिस लेसन से लिया गया है, जैसे किससे लिया गया है, सूरदास का पद लेसन, सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है, ऐसे लिखेंगे दोस्तों। इसकी व्याख्या करना है, जिसमें रेखा है उसकी व्याख्या कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है, इन पंक्तियों में गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रहे हैं, किससे प्रश्न कर रही हैं, ये आपने पढ़ा ही होगा, किससे प्रश्न कर रही हैं, इसका उत्तर आपको देना है। अथवा दूसरा भी लिखा है, ये नहीं आता यदि तो दूसरा भी कर सकते हैं, 6 नंबर का आएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना, एकदम फ्री के नंबर हैं, हल्का मेहनत कर लोगे, 6 नंबर तुम्हारे हैं। फिर संस्कृत, हिंदी में संस्कृत भी है दोस्तों, उससे भी एक क्वेश्चन आएगा, उसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का आएगा, उस संदर्भ लिखने के लिए आएगा और हिंदी में अनुवाद करने के लिए, जैसे इसमें हम व्याख्या करते थे उसमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो जैसे ये आ गया, इसका संदर्भ लिखना है, गद्यांश, ये गद्य लिखा है, अथवा में एक श्लोक लिखा होगा, एक श्लोक भी आएगा, इन 2 में से किसी एक का संदर्भ लिखना है, और जिसका संदर्भ लिखेंगे उसी का हिंदी में अनुवाद करना, 5 नंबर का आएगा दोस्तों। जिससे लिया गया है उसके लेसन का नाम बस लिखना है कि इस लेसन से लिया गया है। जैसे ये लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के इस पाठ से लिया गया है। यदि श्लोक लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के इससे लिया गया है, ये लिखना है केवल, इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना आपको। फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना है, ये आएगा 5 नंबर का, 3 नंबर का अनुवाद, 2 नंबर का संदर्भ। इसके बाद आएगा, इसमें दोस्तों दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें हिंदी में अनुवाद करने के लिए 2 दिए हैं, 2 में से एक का किसी का अनुवाद करना हिंदी में। इसके बाद खंड काव्य से आएगा दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन, ये भी एकदम फ्री के नंबर ही है एक तरह से। इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना, जय सुभाष खंड काव्य पढ़ना है हमें। जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा नंबर है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। हमें इसमें बहुत सारे हैं, ये सब नहीं लिखना, अपने बांदा जिले में केवल किसका लिखना है, हमें जय सुभाष का ही पढ़ना है। इसमें 7 सर्ग हैं, 7 सर्ग में से कोई भी सर्ग आ सकता है, सभी सर्ग पढ़ लेना दोस्तों। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो किसी एक में से इनमें से किसका देना है, जय सुभाष का, जिस नंबर पे लिखा हो वही करना है, जय सुभाष का याद रखना दोस्त, और मत करना, बाकी सब छोड़ देना है। 7 सर्ग हैं, 7 में से कोई भी एक सर्ग पक्का पूछता है, 100 में से
90% 7 सर्ग में से एक सर्ग पूछेगा। अथवा दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, जय सुभाष के खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण लिखिए, या जय सुभाष में किसी नायक का चरित्र चित्रण लिखिए, कुछ भी पूछ सकता है। एक चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है, 3 नंबर का आएगा। इसके बाद आएंगे दोस्तों जीवन परिचय, 5 नंबर का आएगा जीवन परिचय। 5 नंबर का गद्य से आएगा, 5 नंबर का पद्य से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 नंबर इसका, इसमें पहले पद्य से गद्य से आएगा जीवन परिचय। तो 3 ऑप्शन रहेंगे, लिखा है का नंबर में, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो किसी एक रचना का उल्लेख करना है, उनका जीवन परिचय देते हुए। जैसे हमें जिसका आता है उसका हम लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का देना है जयशंकर प्रसाद का दे दो, भागवत शरण उपाध्याय का देना है जीवन परिचय, उसका लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे, उत्तर नंबर 6 का का, जैसे भागवत शरण उपाध्याय है तो यहाँ लिखोगे उत्तर नंबर 6, यहाँ से लाइन खींच लेना दोस्तों, इधर से उत्तर नंबर 6 का भागवत शरण उपाध्याय, बीच में हेडिंग डाल देना, नीचे से लिखना जीवन परिचय, हेडिंग डाल के फिर आगे से जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करना। और बॉक्स में ये यहाँ साइड में बॉक्स बना के उसमें मेन लिख देना, नाम, जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, इस तरह लिख दोगे वो ज़्यादा उचित रहेगा। अपना जीवन परिचय लिख सकते हो, बॉक्स में लिख दोगे तो एग्जामिनर जो होगा सीधे एक नज़र में सब देख लेगा, इस बॉक्स से पूरे नंबर देगा। तो इनमें से किसी एक का जीवन परिचय देना। ऐसे ही पद्य में भी आएगा, काव्य में, उसमें से सूरदास हैं और एक रचना भी लिखना होगा दोस्तों। ये तो जीवन परिचय हो गई, हेडिंग डालोगे जीवन परिचय। अब जिसका जीवन परिचय लिखना उसके भी उसके यहाँ, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ लिखोगे और यहाँ जीवन परिचय, इधर लाइन रहेगी, उत्तर नंबर जैसे 6 का है, जो भी हो यहाँ लिख दो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय लिखो, जहाँ मृत्यु हो जाए समाप्त, फिर नीचे लिख देना रचनाएं, जितनी रचना का है, एक का है तो एक लिख देना, 2 का है 2, जितनी आती हो उतनी लिख देना, जितना का है उतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, जितना कहेगा उतना ही लिखो, ज़्यादा समय बर्बाद ना करो, अगला क्वेश्चन करो। यदि उसने कहा एक रचना, तुम 10 रचनाएं लिख के आ गए तो तुम्हें नंबर एक रचना का ही मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर ही मिलेंगे, 3 नंबर नहीं मिलेंगे। तो प्रश्न दोस्तों पूरे का हल करना है, चाहे जैसे हल करो, छोड़ के नहीं आना, पूरे हल करके आना है। जो आते हो पहले उन्हें करना, जो नहीं आते उन्हें बाद में करना, पर हल करके पूरे आना। यदि हल करके आओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, यदि छोड़ के आ जाओगे तो फिर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पूरे क्वेश्चन हल करके आना है। इसी तरह पद्य में भी आएगा जीवन परिचय 5 नंबर का, 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की रचना ऐसे लिखोगे। जैसे उसमें आएगा तुलसीदास, सूरदास, पद्य में सूर, तुलसी, बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, इनमें से कोई एक पक्का आता है, 100 में से 100%। ना आए दोस्तों तो जिंदा जला देना, 100 में से 100% आएगा दोस्तों, और ना आए तो जिंदा जला देना। या सूरदास का आ जाए, सूरदास या तुलसीदास या बिहारी लाल, सूर, तुलसी, बिहारी, कुछ कबीरदास, पर हाई स्कूल में शायद कबीरदास नहीं है, इंटर में है, पर हाई स्कूल में सूर, तुलसी, कबीर, बिहारी, पर कबीर नहीं, इसलिए मैंने नहीं बोला। सूर, तुलसी, कबीर, बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, ये हर वर्ष पूछे जाते हैं। इनमें से किसी एक का जीवन परिचय 100 में से 100% पूछा जाता है। यदि ना पूछा जाए तो मैंने आपको कहा जिंदा जला देना। ये जीवन परिचय याद कर लेना, 3 में से कोई एक आ जाएगा। इसके बाद मीराबाई भी है शायद, उनका रसखान का भी पूछा जाता है, एक रसखान, इनका भी जीवन परिचय बहुत पूछा जाता है। ये ऑप्शन ये भी याद कर लेना। वैसे 3 में से कोई एक आ जाएगा, पर रसखान का भी याद कर लेना। इसके बाद एक श्लोक आएगा,
संस्कृत, जो हिंदी में संस्कृत है उससे एक श्लोक आएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ की कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एक श्लोक आया था संदर्भ और इस हिंदी में अनुवाद करने के लिए, ये श्लोक नहीं लिखना, इसके अतिरिक्त कोई भी श्लोक हम लिख सकते हैं। तो एक श्लोक याद रखना दोस्तों, 2 नंबर का आएगा। इसके बाद 4 नंबर के संस्कृत में अनुवाद आएंगे। संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर देने का, अनुवाद नहीं आएगा, अनुवाद पहले बता चुका हूँ, शायद आए थे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में प्रश्न उत्तर आएंगे जो होंगे, जैसे वीर केन पूज्यते तो वीर वीरेण पूज्यते, संस्कृत में ही उत्तर देना है। 2 नंबर के, 4 नंबर के आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 2 करना है दोस्तों, 2 नंबर के आएंगे। फिर आखिरी क्वेश्चन एक निबंध रहेगा। दोस्तों निबंध लिखने के लिए 1 2 3 4 3 या 4 विकल्प रहेंगे, तो किसी एक का ही निबंध लिखना है। जैसे मेरा प्रिय कवि, विज्ञान की देन, राष्ट्रीय एकता, विद्यार्थी जीवन, इनमें से किसी एक के विषय में आपको निबंध लिखना है। तो निबंध सबसे बाद में लिखना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5-6 पेज जितना हो सके, हेडिंग डाल के। प्रस्तावना, रूपरेखा में सबसे पहले डाल देना, जो हेडिंग डालना हो, प्रस्तावना जिसके विषय में लिखना हो उसकी हेडिंग, अंत में उपसंहार, फिर वही हेडिंग, पहले प्रस्तावना, हेडिंग डाल वैसे ही लिखना है दोस्तों, कम से कम 4-5 पेजों में, क्योंकि ये क्वेश्चन 9 नंबर का है। तो 9 नंबर का है तो कम से कम 7-8 पेज का तो होना ही चाहिए निबंध। ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 पेज भी हो जाए, पर 7 पेज से कम ना हो निबंध दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।